नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जहां जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं, बारूद की हर गंध के पीछे छिपे खतरे को दुनिया के सामने लाते हैं। दुनिया के कई मोर्चे इस वक्त जंग की भट्टी में तप रखे हैं। कहीं मिसाइल गरज रही हैं, कहीं ड्रोन मौत बनकर आसमान से बरस रहे हैं, कहीं समंदर में युद्धपोतों की तैनाती ने तीसरे विश्व युद्ध की आहट को कर दिया है और भी ज्यादा तेज। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे जंग की वो 3 तस्वीरें, 3 आग और 3 मोर्चे, लेकिन तबाही का एक ही चेहरा। एक तरफ रूस यूक्रेन का बारूदी रण, क्योंकि ये सिर्फ जंग नहीं, दुनिया के बदलते युद्ध का चेहरा है। देखिए, ये है वो तमाम बड़ी तस्वीरें। पहली तस्वीर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां पर हॉर्मुज में खुला टोल प्लाजा। ईरान ने समंदर के बीचों बीच खोल दिया है अपना टोल प्लाजा। जो रास्ता अब तक दुनिया के लिए खुला था, अब वहां से गुजरने के लिए टोल टैक्स देना होगा। अमेरिका की तमाम पाबंदियों को धता बताते हुए ईरान ने बाजी मार ली और सुपर पावर बेबस खड़ा देखता रहा। दूसरी तस्वीर, किम जोंग उन के बाद में आखिर किसका जलवा? प्योंगयांग के उस काले रहस्य की बात, जहां पर सवाल है कि सनकी किम जोंग उन के बाद उत्तर कोरिया की कमान आखिर किसके हाथ में है। दुनिया बखूबी समझती रही कि किम की बेटी या बहन किम यो जोंग नंबर 2 है, लेकिन अब जो खुलासा हुआ उसने तो वेस्टर्न इंटेलिजेंस के होश उड़ा दिए। आखिर कौन है वो शख्स जिसकी बात खुद किम जोंग उन टालते नहीं, बताएंगे। तीसरी तस्वीर, दांव पर ज़ेलेंस्की का प्लान, जहां ज़ेलेंस्की का प्लान दांव पर लग चुका है। यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता दिवस पर रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए, पुतिन की नींद उड़ा दी। लेकिन उसके बाद रूस ने जो विध्वंसक पलटवार किया, उसने जंग का पूरा नक्शा बदल दिया। ईरान के समंदर की चुनौती, उत्तर कोरिया का नया नंबर 2 और रूस यूक्रेन का महायुद्ध। दिखाते हैं आपको ये 3 बड़ी तस्वीरें, जिनका पूरा विश्लेषण एक एक करके बताएंगे कैसे ये बना रखे हैं हालात को और भी ज्यादा आक्रामक। चलिए करते हैं शुरुआत इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अब खोला है टोल प्लाजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। जी हां, ईरान का ये टोल प्लाजा ईरान को मजबूती देगा और चिंता देगा अमेरिका को। ईरान जहाजों से टोल फीस वसूलेगा, हॉर्मुज में पसंद की एक तरह से करेंसी में ही पेमेंट लेगा। क्लियर कट ईरान कह चुका है कि यहां से अगर गुजरना है टोल देना होगा और चलना होगा हमारे अनुसार। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, इस समय की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में यूएस इजराइल के मंसूबे हो चुके हैं फेल। जी हाँ, अब मुश्तबा खामनेई का नया वीडियो सामने आया है और ईरानी न्यूज एजेंसी ने बाकायदा वीडियो जारी किया और इस वीडियो में मुश्तबा की आवाज भी साफ तौर से सुनाई गई। इस वीडियो को जारी करते हुए ये दावा किया गया कि मुश्तबा खामनेई कुछ स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी तक तमाम दावे किए जा रहे थे कि जब हमला किया गया उसके बाद से मुश्तबा खामनेई गायब हैं, लेकिन ये वीडियो काफी कुछ कहता है। आईआरजीसी की तरफ से ये कहा गया कि ये वीडियो हाल ही का है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समंदर के रास्तों पर ईरान ने फेंक दिया है एक नया और खतरनाक पासा। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से अब ईरान वसूलेगा टोल टैक्स। गिरते रियाल और अमेरिका के भारी दबाव के बीच तेहरान ने सर्विसेज के नाम पर फीस वसूलने की योजना आगे बढ़ा दी है और पेमेंट भी अब वो अपनी मनपसंद करेंसी में लेगा। क्या आर्थिक तंगी से निपटने के लिए उठाया गया ये कदम दुनिया में ऑयल वॉर की नई शुरुआत है? क्या सुपर पावर ईरान के इस टोल प्लाजा को चलने दिया जाएगा? देखिए बड़ी एक खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज, और अब इसी हॉर्मुज पर ईरान ने ऐसा दांव चला है जिसने अमेरिका की पूरी रणनीति को चुनौती दे दी है। ईरान की संसदीय समिति ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने की योजना को आगे बढ़ाया है।
यानी जिस रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है, वहां ईरान अब सेवाओं के नाम पर शुल्क वसूलने की तैयारी में है। मामला सिर्फ फीस का नहीं है, मामला होर्मुज पर अपने प्रभाव का है। और सबसे बड़ा संदेश ये कि तेहरान दबाव में झुकने के बजाय समुद्री रास्ते को अपनी आर्थिक ताकत के हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। योजना के मुताबिक होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से नेविगेशन, पर्यावरण, बीमा और सुरक्षा जैसी सेवाओं के बदले शुल्क लिया जा सकता है। खास परिस्थितियों में ईंधन और दूसरी सेवाओं के लिए भी फीस वसूली जा सकती है। और सबसे दिलचस्प बात, भुगतान सिर्फ डॉलर में नहीं बल्कि ईरानी रियाल या ईरान के ओर से तय कई दूसरी करेंसी में करने का विकल्प रखा गया है। यानी होर्मुज के रास्ते से गुजरने वाले जहाजों के सामने ईरान अपनी शर्तें रखने की कोशिश कर रहा है। इसे तेहरान की तरफ से डॉलर प्रधान व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन सवाल है, क्या ईरान अंतर्राष्ट्रीय जहाजों से मनमाना टोल वसूल सकता है? जवाब इतना सीधा नहीं है। समुद्री कानून और UNCLOS के तहत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही को सिर्फ अपनी मर्जी से रोकना या बाधित करना आसान नहीं है। लेकिन कुछ सेवाओं के बदले शुल्क लेने की व्यवस्था मौजूद है। ईरान इसी कानूनी प्रावधान का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। यानी तेहरान का दावा यह होगा कि वो रास्ता बंद नहीं कर रहा, बल्कि नेविगेशन, सुरक्षा और दूसरी सेवाओं के लिए फीस ले रहा है। लेकिन अगर शुल्क जबरन वसूली या आवाजाही में बाधा का रूप लेता है, तो मामला सीधे अंतर्राष्ट्रीय विवाद में बदल सकता है। अब इस पूरे खेल का सबसे बड़ा पहलू समझिए। ईरान पर अमेरिकी आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाया है। ईरानी रियाल कमजोर हुआ है और ऐसे समय में होर्मुज ईरान के लिए सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार भी है। दुनिया जानती है कि होर्मुज से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसलिए तेहरान अगर यहां किसी तरह का शुल्क, नियंत्रण या अतिरिक्त करने की कोशिश करता है, तो उसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी कीमत पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को चुकानी पड़ सकती है।
और अब तस्वीर में अमेरिका को भी देखिए। वॉशिंगटन ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की चेतावनी दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी साफ किया है, सैन्य विकल्प को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। यानी अमेरिका की तरफ से संदेश है, आर्थिक दबाव पहले, लेकिन जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला है। और इस चेतावनी में होर्मुज भी शामिल है। मतलब अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान ने सीमा पार की तो जवाब दिया जा सकता है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। तेहरान की तरफ से लगातार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर अमेरिका आर्थिक युद्ध को और तेज करता है तो ईरान भी जवाबी कदम उठा सकता है। यहां तक कि होर्मुज से तेल की आवाजाही रोकने की धमकी भी सामने आई है। यानी एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि आर्थिक दबाव से ईरान को झुकाया जाएगा, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अगर दबाव बढ़ा तो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कार्ड उसके हाथ में है। इसी तनाव के बीच ईरान की तरफ से होर्मुज के नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। रिपोर्टों में कई तेल टैंकरों को ब्लैकलिस्ट किए जाने का दावा सामने आया है। अमेरिका की तरफ से भी ईरानी बंदरगाहों और समुद्री गतिविधियों पर दबाव बढ़ाने की बात की जा रही है। यानी होर्मुज अब सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक समुद्री गलियारा नहीं रह गया, ये अमेरिका और ईरान के बीच आर्थिक, सामरिक और सैन्य टकराव का सबसे संवेदनशील मोर्चा बनता जा रहा है। और ईरान की तरफ से एक और बेहद कड़ा संदेश आया है, अगर उसके बुनियादी ढांचे पर हमला होता है तो अमेरिकी ऊर्जा हितों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने की चेतावनी दी गई है। ईरान यह भी दावा कर रहा है कि उसके हथियारों का उत्पादन जारी है और उसके पास स्मार्ट और गाइडेड मिसाइलों की क्षमता मौजूद है। यानी तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि आर्थिक दबाव को यह सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं मान रहा, बल्कि इस व्यापक टकराव की भूमिका के तौर पर देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या होर्मुज पर सच में ईरान की ही चलेगी? तस्वीर इतनी आसान नहीं है। अमेरिका के पास सैन्य ताकत है, ईरान के पास होर्मुज की भूगोलिक स्थिति का रणनीतिक फायदा है, और इन देशों पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा जो खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस पर निर्भर है। इसलिए ईरान का ये टोल प्लाजा सिर्फ फीस वसूलने की कहानी नहीं है, ये दुनिया के ऊर्जा बाजार पर दबाव बनाने की कोशिश भी बन सकती है। तो फिलहाल तस्वीर ये है, अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों का शिकंजा कस रहा है, सैन्य विकल्प को खुला रखा है और ईरान होर्मुज को अपने सबसे बड़े रणनीतिक पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। तेहरान का संदेश है, अगर उस पर दबाव बढ़ा तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं दिया जाएगा। होर्मुज में नियम बदलने, शुल्क लगाने और जरूरत पड़ने पर तेल की आवाजाही रोकने तक की धमकी दी जा रही है। यानी ट्रंप की धमकी के सामने ईरान ने भी अपने सबसे बड़ा कार्ड टेबल पर रख दिया है। अमेरिका के पास प्रतिबंध और सैन्य ताकत, ईरान के पास होर्मुज की रणनीतिक पकड़। अब असली लड़ाई ये नहीं कि कौन किसे धमकी देता है,
असली सवाल यह है कि कौन पहले अपनी सीमा पार करता है, क्योंकि हॉर्मूज में एक गलत कदम सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रहेगी, इसका झटका पूरी दुनिया के तेल बाजार और अर्थव्यवस्था तक। और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया की नजरें युद्ध के मैदान से ज्यादा हॉर्मूज पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं उनके बेटे पर कहीं ना कहीं टारगेट साधा गया। ईरान पर बेटे की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। इजरायली मीडिया से बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, मेरे बेटे की हत्या की कोशिश की गई। यह बड़ा गंभीर एक तरह से आरोप है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए फेंका अपना सबसे बड़ा दांव, लेकिन क्या तेहरान झुक जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान ने सुपर पावर अमेरिका की एक तरह से खुली चुनौती को स्वीकार किया और ऐलान कर दिया उसके पास वॉशिंगटन के हर वार का तोड़ मौजूद है। तेहरान का दावा है अमेरिका के नए प्रतिबंध पूरी तरह से बेअसर साबित होंगे, क्योंकि ईरान का 2 साल का सीक्रेट मास्टर प्लान पहले से तैयार है। अगर आखिर इस 2 साल की योजना में ऐसा क्या छिपा है जिससे अमेरिका का आर्थिक चक्रव्यूह ढहने वाला है? दिखाते हैं आपको तेहरान से इस समय की एक बड़ी खास खबर। अमेरिका ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े आर्थिक हमले की तैयारी कर ली है, लेकिन तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। वॉशिंगटन नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान करने की तैयारी में है और इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि उसके पास अमेरिका के इस आर्थिक हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी रणनीति तैयार है। ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री अली मदानिजादेह ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका एक बार फिर से हार का सामना करने जा रहा है, यानी अमेरिका प्रतिबंधों का शिकंजा कसने की तैयारी में है और ईरान ने जवाब में 2 साल की आर्थिक जंग का पूरा प्लान सामने रख दिया है। ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री का बयान बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरानी जनता को और सरकार के संकल्प को तोड़ने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा।
अब अमेरिका फिर से उसी रास्ते पर बढ़ रहा है। ईरानी मंत्री के मुताबिक तेहरान इन नए प्रतिबंधों का लंबे समय से इंतजार कर रहा था और सरकार इसके लिए पहले से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि नए अमेरिकी आर्थिक दबाव से निपटने के लिए ईरान के पास बाकायदा 2 साल की योजना है। यानी ईरान का दावा है कि हमला नहीं कर रहा, बल्कि तेहरान इस आर्थिक लड़ाई के लिए पहले से ही अपनी तैयारी कर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान को आखिर इतनी तैयारी की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ईरान पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के भारी दबाव में है, तेल और गैस से लेकर बैंकिंग सेक्टर तक। ईरानी अर्थव्यवस्था के कई अहम हिस्से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे हैं। प्रतिबंधों का सीधा असर विदेशी कारोबार, बैंकिंग लेनदेन और तेल से होने वाली कमाई पर पड़ा है। ऐसे में अगर अमेरिका अब प्रतिबंधों का दायरा और बढ़ाता है तो ईरान के सामने आर्थिक मोर्चे पर और बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। लेकिन तेहरान का दावा है कि उसने इसी स्थिति को ध्यान में रखकर अपनी अर्थव्यवस्था को नए हालात के लिए तैयार किया। अब ईरान की अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत देखिए तो तस्वीर काफी गंभीर नजर आती है। महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में ईरान की 12 महीने की मुद्रास्फीति दर करीब 65% तक भी पहुंच गई है। यानी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ा झटका खाने पीने की चीजों पर पड़ रहा है। खाद्य पदार्थों की कीमत 1 साल पहले के मुकाबले करीब 128% ज्यादा बताई गई। यानी जिस परिवार का बजट पहले मुश्किल से चल रहा था, उसके लिए अब रोजमर्रा का खाना भारी पड़ रहा है। लेकिन ईरान की सरकार इसे अपनी हार के तौर पर देखने को तैयार नहीं है। तेहरान का दावा है कि उसने प्रतिबंधों के दौर में वैकल्पिक रास्ते विकसित किए हैं। तेल की बिक्री से लेकर व्यापारिक साझेदारियों तक ईरान लंबे समय से पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था चलाने की कोशिश करता रहा। अब सरकार का कहना है कि आने वाले 2 वर्षों के लिए उसकी रणनीति तैयार है। यानी अगर अमेरिका आर्थिक दबाव बढ़ाता है तो ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरे बाजारों, वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था और मौजूदा साझेदारों पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिका की रणनीति भी साफ है। वॉशिंगटन का लक्ष्य ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाकर उसकी कमाई, व्यापार और वित्तीय नेटवर्क को कमजोर करना है। खासकर उन संस्थाओं और देशों पर दबाव बनाया जा सकता है जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान की तेल से होने वाली आय पर चोट की जाए, विदेशी मुद्रा का प्रभाव रोका जाए और ऐसी वित्तीय व्यवस्था तैयार की जाए जिसमें ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करना लगातार मुश्किल होता जाए।
यानी ये सिर्फ प्रतिबंध नहीं बल्कि ईरान की आर्थिक नसों पर दबाव बनाने की रणनीति है। अब सवाल ये कि ईरान की 2 साल की योजना अमेरिका के प्रतिबंधों के सामने कितनी कारगर होगी, क्योंकि एक तरफ तेहरान कह रहा है कि उसके पास प्लान तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई, मुद्रा संकट और आम लोगों पर बढ़ता आर्थिक बोझ पहले से मौजूद है। अगर नए प्रतिबंधों से तेल निर्यात, बैंकिंग और विदेशी मुद्रा की कमाई पर और चोट पड़ती है तो ईरान के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना और मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आने वाले महीने तेहरान के लिए सबसे बड़ी आर्थिक परीक्षा साबित हो सकते हैं और इस पूरी लड़ाई का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। अगर अमेरिका और ईरान के बीच आर्थिक टकराव बढ़ता है तो इसका असर तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। ईरान की तेल सप्लाई किसी भी तरह की बड़ी रुकावट का असर वैश्विक कीमतों पर पड़ सकता है। पहले से तनावपूर्ण पश्चिम एशिया में अगर आर्थिक दबाव के साथ समुद्री रास्तों और ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा संकट बढ़ा तो दुनिया के कई देशों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए अमेरिका के लिए नए प्रतिबंधों को सिर्फ ईरान पर लगाया गया आर्थिक फैसला मानना पूरी तस्वीर नहीं होगी। तो एक तरफ अमेरिका है जो प्रतिबंधों का शिकंजा और कसने की तैयारी में है, दूसरी तरफ ईरान है जो कह रहा है कि उसने अगले 2 साल की पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि तेहरान के सामने चुनौती आसान नहीं है। 65% से ज्यादा महंगाई, खाने पीने की चीजों की कीमतों में 128% तक का उछाल और रियाल की ऐतिहासिक कमजोरी। ऐसे हालात में ईरान को सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था के भीतर पैदा हुए संकट से भी लड़ना होगा। यानी अब ईरान और अमेरिका के बीच जंग सिर्फ मिसाइलों और सैन्य ताकत की नहीं, ये जंग बैंकिंग सिस्टम, तेल कारोबार, मुद्रा और आम आदमी की जेब तक पहुंच चुकी है। अमेरिका कह रहा है कि आर्थिक दबाव से तेहरान को झुकाया जाएगा, जबकि ईरान का दावा है कि अमेरिका एक बार फिर से हारने वाला है और उसके पास 2 साल की तैयारी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी रणनीति भारी पड़ती है, अमेरिका का आर्थिक शिकंजा या ईरान का 2 साल का प्रतिरोध प्लान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जहां का नाम सुनते ही सिर्फ एक चेहरा दिमाग में आता है, किम जोंग उन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किम जोंग उन के बाद उत्तर कोरिया में कोई सबसे ताकतवर है तो वो कौन है? तानाशाह के साए में छिपा वो नेता नंबर 2 आखिर कौन है जिसके इशारे पर प्योंगयांग से लेकर पूरी दुनिया हिल जाती है? क्या वो किम जोंग उन की बहन किम योंग जोंग है या सेना का कोई खूंखार जनरल? कुर्सी के सबसे बड़े और खतरनाक दावेदार की पूरी कहानी दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर कोरिया का नाम आते ही सबसे पहले एक ही चेहरा नजर आता है, किम जोंग उन। मिसाइल, परमाणु हथियार, अमेरिका को चुनौती और दुनिया को चौंकाने वाले फैसले। उत्तर कोरिया की हर बड़ी कहानी किम के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर किम जोंग उन के बाद सत्ता में सबसे ज्यादा दबदबा किसी, वो कौन है? कौन है वो शख्स जो किम परिवार का हिस्सा भी नहीं है लेकिन उत्तर कोरिया की सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंच चुका है? इस चेहरे का नाम है जो योंग वोन। जो योंग वोन को किम जोंग उन के सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली सहयोगियों में गिना जाता है। 2026 में उनकी भूमिका में बड़े बदलाव हुए और इसी वजह से एक बार फिर उनकी ताकत चर्चा में है। मार्च 2026 में उन्हें सुप्रीम पीपुल्स असेंबली की स्थायी समिति का अध्यक्ष चुना गया। दक्षिण कोरिया मीडिया KBS के मुताबिक उत्तर कोरिया की सत्ता व्यवस्था में ये किम जोंग उन के बाद सबसे ऊंचे औपचारिक पदों में से एक माना जाता है। यानी कुछ समय के लिए जो योंग वोन की राजनीतिक हैसियत बेहद ऊंचे संवैधानिक पद पर पहुंच गई है। लेकिन जो योंग वोन की असली ताकत सिर्फ उनके सरकारी पद से नहीं समझी जा सकती। उनकी पहचान किम जोंग उनके बेहद करीबी पार्टी नेता के तौर पर है।
किम के सत्ता संभालने के बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। 2021 में उन्हें वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति में जगह मिली। पार्टी केंद्रीय समिति का सचिव बनाया गया और केंद्रीय सैन्य आयोग ने भी जिम्मेदारी दी गई। पार्टी, सरकार और सैन्य ढांचे से जुड़े इतने अहम पद एक साथ मिलना बताता है कि किम जोंग उन को उन पर कितना भरोसा है। अब समझिए कि जो योंग वोन की ताकत का असली केंद्र कहां है। उत्तर कोरिया में संगठन और मार्गदर्शन विभाग को सत्ता के सबसे ताकतवर हिस्सों में माना जाता है। इस विभाग का काम पार्टी संगठन और अधिकारियों पर निगरानी से लेकर राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करने तक का फैला हुआ है। लंबे समय तक जो योंग वोन की भूमिका इसी शक्तिशाली तंत्र से जुड़ी रही। यही वजह है कि भले ही किसी समय उनके पास कोई औपचारिक सरकारी पद हो या ना हो, पार्टी के भीतर उनकी पकड़ उन्हें बेहद प्रभावशाली बनाती है। और 2026 में उनकी कहानी ने एक और बड़ा मोड़ लिया। मार्च में उन्हें सुप्रीम पीपुल्स असेंबली की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन जून में किम जोंग उन ने खुद प्रस्ताव रखा कि उन्हें इस पद से वापस बुलाया जाए। इसके बाद जो योंग वोन को पार्टी केंद्रीय समिति का सचिव संगठन मामलों के लिए चुन लिया गया। पहली नजर में किसी को लग सकता है कि सरकारी पद से हटना यानी ताकत कम होना है, लेकिन उत्तर कोरिया की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि पार्टी संगठन पर पकड़ कई बार औपचारिक सरकारी पद से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। यानी जो योंग वोन अब फिर उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से पार्टी के संगठन और अधिकारियों पर सीधा प्रभाव डाला जा सकता है। यही नहीं, उनकी असली ताकत है उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के फैसले को जमीन पर लागू करने के लिए पार्टी मशीनरी बेहद अहम है। और इस मशीनरी के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक जिम्मेदारी जो योंग वोन के पास है। इसलिए उनका पद बदलना जरूरी नहीं उनकी ताकत कम करने का संकेत हो, बल्कि इसे सत्ता के असली केंद्र की ओर उनकी वापसी के तौर पर भी देखा जा सकता है। जो योंग वोन की भूमिका सिर्फ उत्तर कोरिया की घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है। जुलाई 2026 में उन्होंने प्योंगयांग में चीन के शीर्ष राजनीतिक सलाहकार वांग हुनिंग से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि चीन उत्तर कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आर्थिक साझेदार माना जाता है। ऐसे में चीन के शीर्ष नेता से बातचीत में जो योंग वोन की मौजूदगी बताती है कि किम शासन में उनकी भूमिका विदेश संबंधों तक भी पहुंच चुकी है। सबसे खास बात यह है कि जो योंग वोन किम परिवार के सदस्य नहीं है। उत्तर कोरिया जैसी वंशवादी सत्ता व्यवस्था में ये अपने आप में बड़ी बात है। वो किसी राज परिवार से नहीं है, बल्कि पार्टी संगठन में काम करते हुए धीरे धीरे सत्ता की सीढ़ियों तक चढ़े। किम जोंग उन ने उन्हें लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। यानी उनका राजनीतिक सफर ये दिखाता है कि किम शासन में परिवार के बाहर के बेहद वफादार और सक्षम पार्टी नेताओं के लिए भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की जगह मौजूद है। लेकिन यहाँ एक और नाम बेहद अहम है, किम यो जोंग। किम जोंग उनकी बहन और उत्तर कोरिया की सबसे चर्चित महिला नेताओं में से एक। किम यो जोंग अक्सर अमेरिका और दक्षिण कोरिया और जापान को लेकर बेहद कड़े बयान देती दिखाई देती है। विदेश नीति से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर उनकी आवाज सीधे किम शासन की सोच को दुनिया के सामने रखती है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका मतलब वो किम जोंग उन के बाद दूसरे नंबर पर है? जवाब है जरूरी नहीं। उत्तर कोरिया की सत्ता व्यवस्था इतनी अपारदर्शी है कि यहाँ नंबर 2 की कोई आसान और स्थायी आधिकारिक सूची मौजूद नहीं है। किम यो जोंग बेहद ताकतवर है, लेकिन उपलब्ध 2026 के पदों और सत्ता संरचना को देखें तो जो योंग वोन का दावा ज्यादा मजबूत नजर आता है। खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने पार्टी के उस संगठनात्मक तंत्र की जिम्मेदारी संभाली है जो सत्ता के भीतर वास्तविक नियंत्रण का बड़ा केंद्र माना जाता है। तो किम जोंग उन के बाद कौन? अगर सिर्फ औपचारिक पद देखें तो तस्वीर समय के साथ बदलती दिखती है, लेकिन अगर पार्टी मशीनरी, राजनीतिक प्रभाव, किम जोंग उन का भरोसा और संगठन पर नियंत्रण देखे तो जो योंग वोन सबसे मजबूत दावेदारों में से नजर आते हैं। वो किम परिवार से नहीं है, लेकिन किम के सबसे भरोसेमंद लोगों में जरूर है, और यही बात उन्हें उत्तर कोरिया की सत्ता का बेहद खास खिलाड़ी बनाती है। यानी प्योंगयांग की सत्ता में कहानी सिर्फ किम जोंग उन और उनके परिवार तक सीमित नहीं है। पर्दे के पीछे पार्टी की मशीनरी संभालने वाले नेता भी उतने ही अहम हैं, और इस वक्त उस मशीनरी के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक नाम लगातार उभरा है, जो योंग वोन। किम यो जोंग की अपनी ताकत है, लेकिन नंबर 2 की दौड़ में जो योंग वोन की राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक भूमिका उन्हें बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा करती है। उत्तर कोरिया की बंद दीवारों के पीछे आखिर कौन कितना ताकतवर है, ये पूरी तरह साफ कभी नहीं हो पाता। लेकिन मौजूदा संकेतों में किम के बाद जो योंग वोन का दबदबा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। रूस की मिसाइल ताकत से यूक्रेन में टेंशन बढ़ चुकी है। यह बड़ी खबर, सर्दियों में यूक्रेन पर अब रूसी मिसाइल अटैक बढ़ सकते हैं। रूस हर महीने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिम से अब कई पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मांगे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के पास में 630 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हैं, जो कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ा घातक है। उससे बचाव के लिए तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। सर्दियों में रूसी हमलों का डर लगातार बढ़ रहा है। एयर डिफेंस मजबूत करने में जुटा हुआ है यूक्रेन। बड़ी खबर, यूक्रेन को 360 पैट्रियट मिसाइलों की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने सर्दियों के लिए 300 पैट्रियट मिसाइलें इंटरसेप्टर्स की डिमांड की है। उन्होंने कहा इंटरसेप्टर्स की कमी है और यूक्रेन के लिए ये कमी बड़ी चुनौती बन गई है। अब जानकारी सामने आ रही है, यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस आगे आ रहा है। फ्रांस स्वैम्प-T एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने को तैयार है, तो जर्मनी से भी 600 PSE-2 और PSE-3 इंटरसेप्टर की उम्मीद कहीं ना कहीं अब यूक्रेन को है। यूरोप में चल रही रूस और यूक्रेन की जंग 5वें साल में चल रही है। दोनों ही एक दूसरे पर भीषण अटैक कर रहे हैं। जहां पहले सिर्फ यूक्रेन तबाही की आग में झुलस रहा था, वहीं अब उसकी ड्रोन पावर रूस को झुलसा रही है। दिखाते हैं रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दोनों देशों की अपनी अपनी जिद जंग की आग को ठंडा नहीं पड़ने दे रही है। इस बीच खबर है
कि रूस के यूक्रेन पर हमले बहुत तेज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और सूमी समेत कई इलाकों में हमले किए। रूस का दावा है कि उसने करीब 12 घंटे में लगभग 350 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने रूस की तेल रिफाइनरियों और ई कॉमर्स नेटवर्क के लॉजिस्टिक सेंटर्स को निशाना बनाया। यूक्रेन 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और उसी दौरान रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भड़कती नजर आई। रूस ने कीव और सूमी समेत यूक्रेन के कई इलाकों में हमले तेज किए, जबकि महज 12 घंटे में 300 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। दूसरी तरफ यूक्रेन भी लगातार रूस के अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है। युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि यूक्रेन ने खुद पेंडोरा बॉक्स यानी मुसीबतों का पिटारा खोल दिया है। पुतिन के मुताबिक अब रूस यूक्रेन के उन आर्थिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर जवाब देगा जो पहले से ही दबाव में हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के हमलों के जवाब में रूस ने भी अपने हमले बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि कीव समेत यूक्रेन के रक्षा उद्योग से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सरकार रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और उनकी ये मंशा ही उनकी आने वाली है। पुतिन का इशारा साफ था कि अगर यूक्रेन रूस की आर्थिक और औद्योगिक व्यवस्था पर हमले बढ़ाएगा
तो रूस भी यूक्रेन के संवेदनशील आर्थिक ठिकानों पर पलटवार करेगा। यूक्रेन की रणनीति में अब सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, रूस के अंदर उसकी तेल रिफाइनरियों, लॉजिस्टिक सेंटर्स और ई कॉमर्स से जुड़े गोदाम भी निशाने पर हैं। बीते कुछ समय में यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रूस की बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के लॉजिस्टिक सेंटर्स को नुकसान पहुंचाया। माना जा रहा है कि यूक्रेन की रणनीति रूस की सप्लाई चेन और आर्थिक ढांचे पर दबाव बढ़ाने की रही है। तेल रिफाइनरियों पर हमले का मकसद भी रूस की ईंधन सप्लाई और युद्ध से जुड़ी लॉजिस्टिक क्षमता को प्रभावित करना है। यानी जंग का एक नया मोर्चा रूस की अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। पुतिन की धमकी के बाद सबसे बड़ा सवाल यूक्रेन के काला सागर वाले बंदरगाहों को लेकर उठ रहा है। यूक्रेन की समुद्री सप्लाई और अनाज निर्यात के लिए ओडेसा, पिवडेनी और चोर्नोमोर्स्क बेहद अहम है। इसके अलावा डैन्यूब नदी पर मौजूद इस्माइल और रेनी बंदरगाह भी यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ते हैं। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।